हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग भारत के भौतिक भूगोल पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको ग्रेट हिमालय तक पढ़ा दिया था। और ग्रेट हिमालय से ही आगे हम लोग को चर्चा आगे अपना बढ़ाना है। ग्रेट हिमालय कुछ टॉपिक रह रहे हैं, पॉइंट रह गए हैं, तो उनको समझ लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे किधर, लघु हिमालय की तरफ। तो आप लोग को एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था लिखने के लिए, तो जो बच्चे हैं उस क्वेश्चन को क्या करें, लिखने का आदत अभी से डालें। ऐसा नहीं है कि जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब लिखेंगे। लिखने का आदत आपको शुरू से ही डालना है। तो आइए कुछ और चीज़ों को आप समझते हैं, कंसेप्चुअली चीज़ों को। आइए बेटा देखिए, जिससे अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ देखेंगे, जैसे हमारा बच्चे यहाँ से लेकर, अगर बात करेंगे बच्चे यहीं पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, ये हमारा क्या है बेटा, हिमालय रीजन है। ये हमारा बच्चे क्या है, हिमालय रीजन है। तो ये हमारा बच्चे जो हिमालय रीजन है, सॉरी यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेके ये, तो ये बच्चे हमारे क्या है, हिमालय रीजन है। तो हिमालय रीजन को आप देखेंगे तो यहाँ से दो सबसे बड़ी खास बात पॉइंट आएगा बेटा, क्या आएगा कि हिमालय के रीजन को जब देखेंगे तो इस पश्चिमी साइड, इधर इसको बोलेंगे बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पश्चिमी साइड। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से देखेंगे तो इस साइड हिमालय का जो रीजन है ना, इस रीजन की चौड़ाई जो है बेटा क्या है, अधिक है। इस रीजन की अगर देखेंगे तो अगर इसको मान के चलिए बच्चे, ये हमारा क्या है, इसको बोल सकते हैं पश्चिमी हिमालय। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसको बोल देंगे इधर क्या है बेटा, पश्चिमी हिमालय। ये पश्चिमी हिमालय बच्चे। और इस साइड देखेंगे बच्चे तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते बच्चे, ये क्या है बच्चे, पूर्वी हिमालय। क्या है, पूर्वी हिमालय। बेटा ये पूर्वी हिमालय है और इस साइड क्या है, पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय की जो देखेंगे तो चौड़ाई क्या है, अधिक है। चौड़ाई इसकी क्या है, अधिक है। और जबकि पूर्वी हिमालय की तरफ देखिए, जब जाएंगे, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई जो होती है कम होती जाती है, पट्टी के रूप में आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, तो यहाँ लगभग देखेंगे पश्चिम साइड बेटा, तो लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। और वही इधर जाएंगे, जब जस्ट ईस्ट में जाएंगे बेटा, तो 100 से लेकर 150 किलोमीटर की ही चौड़ाई रह जाती है, चौड़ाई रह जाती है। इसके पीछे इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इन्हीं पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, समझते, समस्या समझ में आ रही क्या है, तो ये इनको समझने का प्रयास करते बच्चे। जैसे बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, ये बच्चे आपका क्या है, हिमालय रीजन है। क्या है आपका, ये हिमालय रीजन है बेटा। और यहाँ से जानते हो ये क्या है बेटा, नंगा पर्वत है। और इधर क्या है बच्चे, नामचा पर्वत, यही तो है। इधर बेटा अगर बात करेंगे तो इधर हमारे पास क्या है, नंगा पर्वत है। इधर हमारे पास नंगा पर्वत है, ये इस तरीके से। इधर की बात करेंगे बच्चे तो ये हमारे क्या है, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। इधर बच्चे हमारे पास क्या है, नंगा पर्वत। और इधर है बच्चे नामचा बरवा पर्वत। इनमें बेटा क्या पॉइंट है, जब जानते हो कि यहाँ से क्या हुई थी, हमारे पास एक प्लेटें थी, क्या थी, प्लेटें थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें ना बेटा। अगर आपसे भाई बात करूं तो ये हमारे पास है कौन सी प्लेटें बेटा है, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो इसके ऊपर ही बच्चे क्या था पूरा, ये तो था टेथिस सागर था। इसको मान के चलिए अब क्या है बेटा, ये है टेथिस सागर, ये टेथिस सागर है। और इसी के ऊपर किसका जमाव था बेटा, इसी के ऊपर ये जो था, इसको हम लोग कह सकते थे क्या, अवसाद था। क्या था बच्चे, अवसाद था। ये था बेटा क्या, अवसाद था। अब आपको पता भी है कि इसमें अवसाद किस चीज का था, आपको अगर पता हो तो इसमें अवसाद किसका था, अरावली का, विंध्यन का, सतपुड़ा का अवसादें थी। और जब ये थी तो जैसे ही आई तो ये सबसे पहले बेटा, ये मान के चलो कि ऊपर वाला यूरेशियन प्लेट है, इससे जब टकराई थी, कहाँ टकराई थी, पंजाब के लाटू नामक स्थान पे ना। तो ये कहाँ टकराई थी बच्चे, तो पंजाब के
लाटो वाले स्थान पर। तो बेटा जब इधर टकराई, तो जैसे ये टकराई तो टकराने के कारण इसकी स्पीड तो क्या होगी, एकदम मंद हो गई। अगर जब जैसे इस तरफ टकराई तो ये कह सकते हो कि ये हिमालय का बेटा, ये हिमालय कौन सा भाग है, ये हिमालय का पश्चिमी हिमालय है। क्या है बच्चे, पश्चिमी हिमालय। तो जो पश्चिमी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय है, और इधर क्या बच्चे हमारे पास है, पूर्वी हिमालय है। ये पश्चिमी हिमालय है और इधर क्या बच्चे हमारे पास पूर्वी हिमालय है। तो जानते हो इससे क्या हुआ, जैसे ये यहाँ से टकराया तो टकराने के कारण इनके अवसाद जो थे, अब ये अवसाद क्या हो गए बच्चे, जो अवसाद थे तेज सागर के अवसादों के जमाव कारण ये क्या हो गए, प्लेट टकराने की गति क्या हो गई, बढ़ गई। जो अवसाद थे बेटा ये जमे हुए थे, अब इससे क्या हुई, ये बार बार इसको क्या करे, टकराने की गति क्या हो गई, बढ़ गई। और जब बढ़ी तो इस वाला एरिया जो था अब ऊपर से भी बेटा लग रहा है और उधर क्या हो रहा है, नीचे से भी। तो इस कारण जब फोर्स बढ़ा तो फोर्स बढ़ने के कारण ये वाला एरिया जो था, ये एरिया जो था बेटा ये क्या हो गया, सिकुड़ गया, सिकुड़ गया, एकदम सिकुड़ गया। जबकि इधर उतना फोर्स जनरेट नहीं हो पाया तो ये एरिया क्या हुआ, फैला ही रह गया। समझ रहे हैं। इसीलिए बेटा इस रीजन में अगर आप देखेंगे, हिमालय के इस रीजन में जब आप देखने की प्रयास करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा बच्चे, इसमें ये दिखाई देगा कि ये वाला एरिया की जो चौड़ाई है बेटा कितनी है, चौड़ाई है कितना है, 400 से लेकर 450 किलोमीटर है, राइट। वहीं जब पूर्वी भाग में आएंगे तो इसकी चौड़ाई की बात करेंगे बेटा, इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ चौड़ाई कितना है बेटा, 100 से लेकर कितना है, 150 किलोमीटर है बेटा, कितना है, 150 किलोमीटर। पर सबसे खास बात क्या है, अगर इस एरिया में चौड़ाई ज्यादा है तो इस कारण से ये जब चौड़ाई जाती है तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्स तो लग नहीं पाया, तो जो इधर की पिक मिलेंगे, जो चोटी मिलेंगी वो ज्यादा ऊंची चोटी नहीं मिलेगी। अधिक से अधिक ऊंची चोटी कहाँ मिलेंगी, इधर मिलेंगी। तो चोटियों के भी क्रम आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फोर्स लगा तो फोर्स लगने के कारण अवसादों का क्या हो गया, उत्थान हो गया, और उत्थान हो गए तो पिक ज्यादा ऊंचाई इधर मिलेंगे, इसीलिए इधर मिलेंगे। देखिए जाए आप देखिए यहाँ पे किसको देख लीजिए, मकालू देख लीजिए, चाहे माउंट एवरेस्ट को देख लीजिए, कंचनजंगा को देख लीजिए, नंदा देवी देख लेंगे, सब इसी साइड में है। इस साइड आएंगे तो आपको चोटी मिलेंगे जरूर, पर उतनी ज्यादा हाई मतलब कि ऊंचाई वाली चोटी नहीं मिलेंगी। तो रीजन समझ आ रहा है बेटा। तो इसमें सबसे बड़ी बात होता क्या है, तेथिस सागर में अवसादों के जमाव के कारण, अवसादों के जमाव के क्या बेटा कारण प्लेट के टकराने की गति, प्लेट के टकराने की गति क्या होगी बेटा, गति बढ़ गई तथा निक्षेपित अवसाद का संकुचन अधिक ऊंचाई तक हुआ, बढ़ गई तथा निक्षेपित अवसाद का संकुचन अधिक ऊंचाई तक हुआ। तो क्या बच्चे बात समझ पाए? तो आप समझ पाए कि किस प्रकार से कैसे ये हो रहा है ना। तो हमने देखा जब प्लेटें टकराई तो टकराने का अच्छा इसकी स्पीड कितनी थी बेटा, आप लोग को पता भी है, ये 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर थी, जबकि इसकी कितनी थी बेटा, 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर। अगर बच्चे अगली बात करेंगे तो आप सोचिए रोज कितना हिमालय का प्रति वर्ष कितना उत्थान हो रहा होगा, 3 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि दो तो बराबर हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 3। तो 3 सेंटीमीटर का क्या होगा प्रति ईयर, इसका क्या होता होगा, उत्थान होता होगा। आई बात समझ में। तो अच्छा अगर इसका एक शॉर्ट फॉर्म, अगर ये तो हमने यहाँ समझ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्यों, जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टकराने के कारण ये तो टकराई तो इधर की स्पीड क्या हो गई, कम होगी, पर इसमें अवसादों को क्या हो चुका था, संकुचन। और ये जब टकराई तो इसी स्पीड इसकी एक बार टकराई तो टकराने से इस एरिया में कंपन क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। जब ये टकराई तो इस एरिया में कंपन क्या हो गया, बढ़ गया, और जब इसका कंपन बढ़ा तो ये तेजी से क्या हुआ, इस तरफ फ्लोट कर गया, और जब तेजी से फ्लोट किया तो ये वाला भाग क्या हो गया, सिकुड़ के क्या हो गया, चिपटा हो गया। ये वाला भाग सिकुड़ कर क्या हो गया, चिपटा हो गया, और कुछ अवसादे ऊपर की तरफ तेजी से क्या हो गई, उठ गई। इसलिए जो मैक्सिमम पीक मिलेंगे, अब सारे पीक बेटा आपको देखेंगे तो इधर ज्यादा पीक मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं, इधर पीक आपको इक्का दुक्का मिलेंगे, पर इधर पीक क्या मिलेंगे, ज्यादा। और कैसे पीक मिलेंगे, ऊंचाई वाले। बताइए बात समझे बच्चे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी तरीके को बेटा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा,
इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में तैयार करना हो तो इसको ऐसे कर लो। ये मान लो बच्चा हमारे पास क्या है, हिमालय का रीजन है। तो ये मान लेते बच्चे हिमालय का जो रीजन है इसको मान लेते बच्चे हमारे पास क्या है, ये क्या बच्चे, ये पश्चिमी हिमालय है। और इसको मान लो बच्चे क्या है, ये पूर्वी हिमालय है। ठीक बच्चे, अब यहाँ पे अब बताओ क्या है, अब लोग बार बार इसको लिखा करो, इससे आपको याद होगा, रिपीट होगा। क्या है, नामचा बरवा। क्या बच्चे, नामचा पर्वत पर्वत है, या इसको पीक भी बोलते हैं बेटा। अब इधर क्या बच्चे हमारे पास है, क्या है बच्चे, नंगा पर्वत है बेटा। तो सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे जो पीक मिलेंगे, अब यहाँ पे जो पीक मिलेंगे, तो दोनों में अंतर क्या होगा, सॉरी ये इस तरीके से मिलेंगे। तो इस वाले साइड में अगर देखेंगे तो क्या होगा, पश्चिम वाले में दो खास बात होंगे। चौड़ाई कैसा होगा बेटा, अधिक होगा। चौड़ाई कैसी होगी, अधिक होगी, चौड़ाई अधिक होगी, तथा जो ऊंचाई होगी बेटा कैसी होगी, कम होगी ना, तथा ऊंचाई कम होगी। ऊंचाई कैसा होगा बच्चे, कम होगा। वही अगर पूर्वी हिमालय की बात करेंगे बेटा तो इसमें कंडीशन क्या होगा, चौड़ाई कम होगी परंतु ऊंचाई अधिक होगी। ठीक है बच्चे, तो ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी। तो बोली बात समझ पाए नहीं समझ पाए इस बात को। अब इसके पीछे रीजन क्या देंगे, जब प्लेटें टकराई, टकराने के कारण इस वाले एरिया में कंपन ज्यादा हो गया। जाहिर सी बात है, जब यहां से प्लेटें टकराई होंगी बेटा, जब यहां से ये प्लेटें क्या होंगी, इस तरीके से ये प्लेटें थी और जब टकराई, तो टकराने से इस वाले एरिया में भी क्या होगा, कंपन हुआ होगा। और कंपन हुआ तो बड़ी तेजी से इस तरफ क्या होगा, मूवमेंट किया। अब मूवमेंट किया और ऊपर से भी ये क्या रहा है, यूरेशियन प्लेट भी मूवमेंट कर रहा है। तो इस कारण इस वाले एरिया में क्या होगा, दबाव ज्यादा पड़ा। तो दबाव ज्यादा पड़ा तो इनका संकुचन बड़ी तेजी से हो गया, ये सिकुड़ गए, इनका संकुचन हुआ, अब तेजी से हुए तो क्या हो गए, सिकुड़ गए। और सिकुड़े जब, सिकुड़ने के कारण ये वाला एरिया क्या हो गया, इधर की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। तो भैया जब टक्कर, तो बात ये है ना कि ये प्लेट इधर आनी, प्लेट इधर आनी है। तो ये क्या हो, जैसे अगर एक फोर्स इधर से लगाएंगे, फोर्स इधर से लगाएंगे। जैसे अगर मेरे पास एक कागज हो, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक कागज है। अब इस कागज है तो जब जायज सी बात है, एक फोर्स इधर से काम कर रहा है, एक फोर्स इधर से। जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाने के कारण ये क्या होंगे, उठेंगे। पर बाकी जो इसके अंदर के रॉ मटेरियल अवसाद होंगे, उनका क्या होगा, संकुचन होगा, चपटा होती चली जाएंगी। ये ऐसे चपटी होती जाएंगी, पर ये वाला हिस्सा ऊपर वाला क्या होगा, उड़ता चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है, तो वही चीजें यहाँ पर बेटा, तो वही चीज आपको समझा रहा हूँ। तो उसी चीज का मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया है। जरा इसको सेंटेंस में आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे बात को ध्यानपूर्वक समझते रहा करिए, और साथ साथ में जब नोट्स बनाना होगा तो जो इसके पीडीएफ जाते हैं उसको, और सेंटेंस फॉर्म जो बोलता हूँ उसको लिख लिया करिए। यूट्यूब पे भी एक बार देख लिया करिए, क्योंकि मैं इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 बार पढ़ता हूँ, तब आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग सोचिए कि एक बार में ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 बार 3 बार इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा सिलेबस के पीछे मत भागिए, कंटिन्यूसली को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि जो पढ़ते रहिए वो तैयार रहे हमारा। ठीक है ना, चलिए बच्चे। इसको सेंटेंस में लिखवा दूं क्या, नहीं भूल जाएंगे आप तो। चलिए इसी चीज को सेंटेंस में लिख लीजिए बच्चे, और डायग्राम मेरे साथ ही बनाया करिए आप लोग, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो पीछे हो जाएंगे। लिखेंगे हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई, हिमालय के पश्चिमी भाग की, हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक चौड़ाई अधिक, ऊंचाई
कम होता है। हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक, ऊंचाई कम होती है। वहीं पूर्वी भाग में वहीं पूर्वी भाग में वहीं पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक, ऊंचाई अधिक, ऊंचाई अधिक अधिक, चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई कम होती है क्योंकि भारतीय प्लेट के टकराने की क्योंकि भारतीय प्लेट के टकराने की गति क्योंकि भारतीय प्लेट के टकराने की गति पश्चिमी भाग के पश्चिमी भाग के टकराने के समय पश्चिमी भाग के टकराने के समय कम थी वहीं पूर्वी भाग के टकराने के समय पूर्वी भाग के टकराने के समय गति अधिक थी जिससे निक्षेपित अवसादों का संकुचन अधिक हो जाता है। निक्षेपित अवसादों का संकुचन अधिक हो जाता है। बोलो बच्चे, बात समझे? तो अगर जो निक्षेपित अवसाद थे उनका क्या हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, अधिक, क्योंकि इससे क्या हो गया, उठ गए तेजी से। ठीक है बच्चे, आइए आगे देखते हैं। तो यहां से अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या समझते बच्चे? अगली चीज और देखेंगे बेटा, जब हिमालयों को आप देखेंगे ना, यहां तक की बात क्लियर है ना बच्चे? आइए देखें, ये तो मैंने डायग्राम बनाया था, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे एक बात है बेटा, एक बात और बताओ, जैसे ये हिमालय बच्चे ना, ये हमारे पास क्या है बेटा, हिमालय है। तो इस हिमालय को जब रीजन को आप देखेंगे, यहां से लेके यहां तक ना आप देखेंगे, तो इसमें एक चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? इस हिमालय के रीजन में इसमें क्या दिखाई देगा बच्चे, कि जब ये हिमालय है ना, तो हिमालय का स्लोप कुछ इस तरीके से बेटा, इस तरीके से। तो जब आप इसके पश्चिमी भाग की तरफ देखेंगे, जो ढाल होगा वो ढाल कैसा होगा, तीव्र होगा। और जब इसके उस तरफ जाके देखेंगे तो ढाल कैसा होगा, कम होगा। तो इसी कारण कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं तो किधर से चढ़ते हैं, उत्तर की तरफ से चढ़ते हैं कि दक्षिण की तरफ से चढ़ते हैं? पूरा पश्चिम। नहीं, पूरा पश्चिम। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे फैला हुआ है ना भैया, ये हमारा हिमालय इस तरीके से क्या हुआ है, फैला हुआ है। पर जैसे अगर मान लीजिए एक पीक है, ये मान लीजिए क्या बेटा, माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में है बेटा। कहाँ पर है ये? नेपाल में है। जिसे हम लोग किस नाम जानते हैं, सागर माथा के नाम जानते हैं। ये अलग की बात है बेटा। पर हम ही करें, जब इसको चढ़ना है तो भैया ये इसका क्या होगा, ईस्ट पार्ट होगा, ये इसका वेस्ट होगा, ये इसका साउथ होगा, और उसके उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो जब हम इस हिमालय पे चढ़ना चाहते हैं, इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, तो किधर से चढ़ेंगे? इस तरह से चढ़ाई करते हैं, किस तरह चढ़ाई करते हैं, इधर से करते हैं, किधर से करते हैं? ईस्ट के साइड से। तो बच्चे नहीं, ईस्ट की साइड से नहीं करोगे। अब ईस्ट की साइड से करने का मतलब है कि आप जाओगे इधर से, अगर ईस्ट से आए आओगे तो इसके बीच में जैसे राकापोसी है, अरे नंगा पर्वत है, बहुत सारे छोटे छोटे मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है। तो बताओ, पहले इसको डाकोगे, फिर इसको डाकोगे, तब यहाँ चढ़ोगे। तो कैसे चढ़ते हैं बच्चे? हमेशा नॉर्थ से, चाइना की तरफ से। क्यों? इसके पीछे ये रीजन समझाता बेटा। तो अगर आप देखेगा इस हिमालय को, जैसे हमारे पास बेटा ये क्या है, ये अगर इस तरीके देखेंगे तो मैं मान लेता हूं कि ये हिमालय का कौन सा है, दक्षिण है। कौन सा बेटा है? ये दक्षिण वाला भाग है बेटा। और ये वाला क्या बेटा, उत्तर वाला भाग। क्या बेटा है?
उत्तर। तो जो उत्तर वाला भाग होता है वो कहाँ पे आता है? चीन साइड में आता है। किधर आता है? चीन में आता है। वही जो दक्षिण वाला भाग होता है बेटा कहाँ आता है? भारत साइड में आता है। कहाँ आता है? भारत। जैसे अगर ये पीक अगर हिमालय इसका बना लो पीक, तो इसका इस वाला भाग जो इस तरफ वाला हिस्सा है, तो हमारी तरफ ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। अब इसके जस्ट पीछे जाओगे तो क्या होगा? उत्तर होगा। तो उत्तर की तरफ कौन आता है? चाइना आता है। इधर तरफ कौन आता है बेटा? भारत आता है। तो इधर जब देखेंगे तो इधर कैसा ढाल है बेटा? उत्तल ढाल है। कैसा है इधर? उत्तल ढाल है। अब बेटा उत्तल ढाल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेक्स स्लोप। कन्वेक्स स्लोप। तो जो बेटा ये कन्वेक्स स्लोप है ना, तो ढाल तीव्र है, इसको बोलते हैं उत्तल ढाल को, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? तीव्र ढाल। तो तीव्र ढाल की तरफ से चढ़ाई करना मुश्किल होता है। जबकि अगर इस तरफ देखेंगे तो ये कैसा है बेटा? अगर इसको हम लोग बात करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? नतोदर ढाल बोलते हैं या अवतलन ढाल। क्या बोलते हैं इसको? अवतलन ढाल। और अवतलन ढाल की बात करेंगे बेटा तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनकेव स्लोप। तो जो कनकेव स्लोप है बेटा, या कह सकते हैं अवतलन ढाल जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एक नाम से हो जाते हैं बेटा, नतोदर ढाल। क्या बोलते हैं? नतोदर ढाल। तो इधर जो ढाल होता है तीव्र नहीं होता बेटा। कैसा होता है? इधर का ढाल तीव्र नहीं होता है। तो व्यक्ति क्या करेगा? इसी पर से ऐसे क्या करेगा? इधर से ऐसे, इधर से क्या होगा? चढ़ते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ माउंट एवरेस्ट के पीक पे पहुंचेगा। तो कभी भी जब चढ़ाई करना होता है, जब भी चढ़ाई करना होता है तो लोग चढ़ाई कहाँ से करते हैं? उत्तर की तरफ से। जैसे अगर आपको जाना है माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो कहाँ जाएंगे? माउंट एवरेस्ट जाएंगे और किधर चले जाएंगे? चाइना की तरफ जाएंगे। उधर जब चढ़ेंगे तो इसका स्लोप सही मिलेगा, तो आपको चढ़ने थोड़ी सी क्या होगी? आसानी होगी। तो ये बच्चे किसका स्ट्रक्चर है? तो आप बता सकते हैं हिमालय के ढाल। ढाल की संरचना। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है बच्चे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। तो हिमालय के ढाल की ये क्या बच्चे? संरचना है। तो जितने भी चोटी मिलेंगे, जैसे कोई भी चोटी मिल रहा है तो चोटी चढ़ते समय किधर चढ़ेंगे हम लोग? चाइना की तरफ से चढ़ेंगे। बोलो बच्चे, बात क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े पढ़ से। हो गया? अच्छी बात। अब इसको तो सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखवाना पड़ेगा ना, कि लिखवा दे? अगले पॉइंट की तरफ बढ़े मेरे बच्चे। चलिएगा, कुछ बातें आपको और समझा देता हूँ बच्चे, फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस फॉर्म में आपको जो सब चीजें समझाऊंगा तो सेंटेंस फॉर्म में क्या करूंगा? आपको लिखवा दूंगा ना। आइए, यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोग को? कोई समस्या नहीं? आइए अब बच्चे, जैसे अगर देखिएगा हमारे पास क्या है? हिमालय है। तो हिमालय के इस रीजन में और कुछ खास बात है बेटा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, चलो उस मैप को यहाँ देखते रहिए, हिमालय तो उधर है, अब मैं उससे हिमालय अपना इधर बना देता हूँ ना। मान लो बेटा कि मैं ऐसे बना दिया ये, राइट। आप लोग अक्सर करके जब बनाएंगे तो इसको समझाने के लिए बेटा, तो ये मान लेते बच्चे हमारे पास क्या है? 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री क्या बेटा? साउथ है। और यह 23.5 डिग्री क्या बेटा? नॉर्थ है। बोलो बात सही है ना? नॉर्थ है। तो हम ये करें बच्चे, जो हिमालय का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, हिमालय का जो रीजन पाया जाएगा बेटा, यही तो पाया जाएगा, नॉर्थ में ही तो पाया जाएगा हिमालय। ये किसका रीजन बच्चे? हिमालय का। इस रीजन को क्या कहेंगे बच्चे? हिमालय। तो जो हिमालय वाला रीजन है, इसमें सबसे बड़ी खास पॉइंट क्या बेटा? तो यहाँ देखिएगा, अब आप बताइए, जो सूर्य होता है, जो सन होता है, सन का कंडीशन क्या होता है? कि सन इन्हीं तीनों रेखाओं पे तो होता है। अगर मैं सन की बात करूंगा तो सन इस पे रोशनी पड़ाएगा, है कि नहीं है? इस पे होगा।
अगर देखेंगे तो सूर्य 23.5 डिग्री मकर रेखा चलता है, फिर यही गति करते हुए बेटा कहाँ आ जाएगा, यही सन कहाँ आ जाएगा बच्चे, तो इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, फिर यही सन बेटा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो इसका प्रकाश कहाँ पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। तो कहते हो कि सूर्य यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक बेटा गति करता है। तो अब जानते हो कि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा। इसी का नाम क्या बच्चे, अगर इसी का हम नाम लिखना चाहेंगे तो ये क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, मकर रेखा है। ये कौन सा रेखा है बेटा, विषुवत रेखा है। और ये बच्चे हमारे पास क्या है, कर्क रेखा है। अब ये जो कर्क रेखा है और कर्क रेखा के आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा, हिमालय का रीजन पड़ेगा। क्या पड़ेगा बच्चे, हिमालय का रीजन। तो जो हिमालय का रीजन ये पड़ रहा है, तो आप जानते हो सूर्य 22 दिसंबर को कहाँ रहता है, किस पे, मकर रेखा पे। फिर यहाँ से ये कब पहुँचता है, 21 मार्च को। 21 मार्च को कहाँ पहुँचेगा, ये विषुवत रेखा पे। फिर ये 21 जून को कहाँ पहुँचेगा बेटा, तो 21 जून को कहाँ पहुँचेगा, ये किस पे पहुँचेगा, कर्क रेखा पे। और फिर यहीं से कर्क रेखा से क्या हो जाता है बच्ची, वापस हो जाता है। और जब वापस होगा तो इस एरिया में कब आएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे, फिर कब पहुँचेगा, 23 सितंबर को पहुँचेगा। और फिर पुनः ये यहाँ कब आ जाएगा, 22 दिसंबर को। इसी तरीके से हर एक ड्यूरेशन में वो 3 मंथ का क्या लेता है समय। तो टोटल कितना, एक चक्कर कंप्लीट करने में उसे कितना लगता है, 12 मंथ्स। कितना लगते हैं बच्चे, 12 मंथ्स। तो आइए, हमारा मुद्दा ये नहीं है, अब यहाँ से हमारा मुद्दा ये है कि जब सूर्य की किरणें इधर आई, तो सूर्य की किरणें आई तो बेटा इस वाले एरिया में सूर्य के प्रकाश क्या होंगे, ये सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी बेटा। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे क्या होंगे, सूर्य की तिरछी किरणें। और सूर्य की जो तिरछी किरणें होंगी बेटा, तो ये हिमालय का कौन सा भाग है बताओ, ये तो हिमालय का पूर्वी भाग है। और ये हिमालय का क्या बेटा है, ये कह सकते हो बेटा क्या है, पश्चिमी भाग होगा। हर एक चीज को कंसिडर समझिए बेटा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, इसकी प्रकाश किरणें कहाँ पहुंचेंगी, हिमालय वाले रीजन पे। और जो हिमालय वाले रीजन पहुंचेंगे तो ये हिमालय के रीजन किस रीजन में बेटा, पश्चिमी भाग पे। तो सूर्य की किरणें जो पड़ पाएंगी ये कहाँ पहुंच पाएंगे, पश्चिमी भाग में। और जब बताओ पश्चिमी भाग पहुंचेंगी तो इस कारण यहाँ का जो तापमान होगा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान अधिक हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें यहाँ पहुंचेंगी तो इस भाग में तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और जब तापमान बेटा अधिक होगा तो इस भाग वाले एरिया में क्या होगा बेटा, वर्षा भी होगा। जो भी होगा, अगर तापमान होगा तो वर्षा भी होगी, क्योंकि संग्रहण होगा, बादल बनेगा, वनस्पतियां पाई जाएंगी बेटा, वनस्पतियां पाई जाएंगी, है कि नहीं है, वनस्पति पाई जाएंगी। और बेटा अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पे अब ये अगर पूछा जाए तो ये किस स्लोप पे मिलेंगी, ये दक्षिणी स्लोप पे मिलेंगी कि उत्तरी स्लोप पे मिलेंगी, क्योंकि यह वाला एरिया कौन सा है, अगर देखेंगे तो हमारी तरफ वाला होगा। तो ये कह सकते हैं बेटा कहाँ मिलेगा, दक्षिणी ढालों पे, ढालों पर। वहीं अगर हिमालय के पूर्वी भाग की तरफ चलेंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे, हिमालय के पूर्वी भाग की तरफ चलेंगे तो यहाँ प्रकाश का टेम्परेचर क्या होगा, सूर्य की किरणें होंगी नहीं, यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, नहीं पड़ती है बेटा। तो जब ये सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पड़ती हैं तो यहाँ तापमान कैसा होगा बच्चे, तापमान कैसा होगा, कम होगा। वर्षा बिल्कुल क्या होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है ना। वर्षा नहीं होगा तो वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पे क्या होंगी, वनस्पतियां भी क्या होंगी, नहीं पाई जाएंगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ हिमालय के किस रीजन पर, हिमालय के कौन से भाग पर वनस्पतियां पाई जाएंगी जहां वर्षा होंगी, या वर्षा होंगी, वनस्पतियां पाई जाएंगी, वहां तापमान होगी, आर्द्रता होगी, तो इसके किस भाग में होगी, दक्षिणी भाग में। जो कि ये वाला क्षेत्र क्या बन जा रहा है बेटा, एक तरीके से वृष्टि छाया प्रदेश बन जा रहा है यहाँ पे। बल्कि क्या होंगे, अगर थोड़े बहुत मानसून इंटर भी हो रहे हैं तो स्नोफॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो बर्फ की चादरें अधिकतर कहाँ मिलेंगी, दक्षिणी ढलानों पे कि उत्तरी ढलानों पे। अब जरा अपने से क्वेश्चन को निकालिए, निष्कर्ष निकालिए। अब जाहिर सी बात है जो दक्षिणी ढलान है इस वाले एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनके अपेक्षा की तो टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा, इस कारण यहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा नहीं हो पाएगा, या फिर थोड़ी बहुत बारिश क्या होगी यहाँ पे होती रहेगी, है कि नहीं है। तो ये बेटा कौन सा होगा, हेलो
चलिए, तो ये बेटा पूर्वी भाग में किस कौन सा होगा बेटा, ये कह सकते हो उत्तरी ढाल पे। किस पे होगा बेटा, उत्तरी ढाल पर। तो बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अच्छा एक चीज और बेटा, अच्छा बताइए, क्या इस वाले जो ये मान लीजिए बेटा किसका स्ट्रक्चर है बेटा, हम बता रहे हैं कि किसके हिस्सा है बेटा, ये ग्रेट हिमालय के। किसका है, ग्रेट हिमालय का। तो क्या ग्रेट हिमालय में दरारें पाई जाएंगी, पासेस? अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हो, ग्रेट हिमालय में दरारें पाई जाएंगी बेटा। आप समझिएगा कि ग्रेट हिमालय जो है पूरा एक सीधा सीधी श्रृंखला है, रीजन है। तो मतलब मिलेंगी, अभाव होगा, मतलब मिलेंगे कहीं इक्का दुक्का मिल जाएंगे, पर मैक्सिमम चीजें क्या होंगी, क्योंकि पूरी एक श्रृंखला में है। पर वही जब लेसर हिमालय की बात पढ़ेंगे, मिडिल हिमालय की बात करेंगे, तो क्या हुए हैं, एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे खंडों के रूप में है। और जब छोटे छोटे खंडों के रूप में है तो पासेस ज्यादा कहाँ मिलेंगी, वही मिलेंगी। घाटियां ज्यादा कहाँ मिलेंगी, उसी में मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। इस कह सकते उसमें दर्रों का क्या होगा बेटा, अभाव होगा। ठीक है। इसके पीछे वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया था नहीं? इसके जस्ट पहले वाला, ये वाला तो आपने बनाया था, ये वाला। अच्छा बना लीजिएगा दोबारा क्लास देख के, कोई दिक्कत है नहीं। जितनी बार चाहे उतनी बार देख लीजिए, अनलिमिटेड सेवा है। चलिए हो गया भाई, जल्दी करें थोड़ा सा। इस साइड का भी, दोनों साइड हो गया। तो इसके उत्तरी ढलान प्लस दक्षिणी ढलान दोनों बातों को ध्यान से रखिएगा ना, कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वाले चैप्टर को और प्लस इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है भारत का सामान्य परिचय, इन सभी का एमसीक्यू बनवा के पूरा जो पेपर में आए हुए हैं, अब इनको अभी अपडेट कर रहे हैं, तो इनको पढ़ते समय अभी हल करेंगे साथ में ही। घटना चक्र मेरे पास है, तो घटना चक्र के जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर गलत हुआ तो बड़ी मार खाएंगे आप लोग। मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। चलिए बच्चे जरा लिख लीजिए सेंटेंस में से सभी बातों को जितना समझाऊं जी। लिखेंगे, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के कारण वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। वहीं उत्तरी ढालों पर, वहीं उत्तरी ढालों पर, उत्तरी ढालों पर हिमनद पाए जाते हैं, वहीं उत्तरी ढालों पर हिमनद पाए जाते हैं, उत्तरी ढालों पर हिमनद पाए जाते हैं।
है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, बृहद हिमालय में, पहले पॉइंट में लिखेंगे बृहद हिमालय में दर्रे कम पाए जाते हैं। बृहद हिमालय में दर्रे कम पाए जाते हैं। बृहद हिमालय में दर्रे कम पाए जाते हैं। दर्रे कम पाए जाते हैं। इस श्रेणी में दर्रे इस श्रेणी में दर्रे पूर्ववर्ती नदियों के इस श्रेणी में दर्रे पूर्ववर्ती नदियों के घाटियों में पाए जाते हैं। पूर्ववर्ती नदियों के घाटियों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। लघु हिमालय लघु हिमालय लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की अपेक्षा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की अपेक्षा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की अपेक्षा इसमें वर्षा कम होती है। बात सही भी है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय क्या होगी, उसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, तो वर्षा क्या होगी, ज्यादा होंगी। वर्षा कम होती है। अगला पॉइंट, बृहद हिमालय में बृहद हिमालय में बृहद हिमालय में लघु हिमालय की अपेक्षा बृहद हिमालय में लघु हिमालय की अपेक्षा अपर्दन कम होता है। अपर्दन कम होता है। अपर्दन कम होता है। अगला पॉइंट, बृहद हिमालय में अधिक ऊंचाई होने के कारण बृहद हिमालय में अधिक ऊंचाई होने के कारण वनस्पतियां भी कम पाई जाती हैं। वनस्पतियां कम पाई जाती हैं। पर वही बच्चे, अगर मैं आपसे कह दूंगा कि उत्तरी ढाल और दक्षिण ढालों में किसमें वनस्पतियां ज्यादा पाई जाएंगी, तब बृहद हिमालय के, तब किसमें बताएंगे, दक्षिण ढालों में, क्योंकि वो स्पेशली पूछा किससे गया है, बृहद हिमालय से। तो हर एक चीज को कंसेप्चुअली तरीके से बढ़िया समझते हुए करना है। ठीक है, चलिए आइए अगले पॉइंट पे चले। अभी लास्ट में आपको एक फैक्ट आज लिखवा दूंगा कि कौन कौन से इसमें चोटियां पाई जाती हैं और कौन कौन से ग्लेशियर है जिससे नदियां कुछ निकलती हैं। ठीक है, जैसे हेमू हो गया, ठीक है, संतोपथ हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, हाँ, जैसे अब माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरा हो गया, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा हो गया, हाँ, मसालू हो गया। तो इन सभी थोड़ी सी पीक के फैक्ट बता देंगे, कौन सी पीक कितनी कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है ना, तभी ये लास्ट बताएंगे। इसके पहले थोड़ी और कंसेप्चुअल बातें को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। आओ बच्चे, आइए अगली बातों को देखिए बेटा। अब हम लोग थोड़ी सी एक बात और समझते हैं बेटा, हिमनद, हिमरेखा तथा बर्फबारी। हेडिंग बनाएंगे, क्या डालेंगे, हिमनद, हिमरेखा, या बेटा हम लोग क्या देखेंगे, बर्फबारी। आइए बच्चे इस बात को भी समझते हैं ना। देखो बेटा, अगर मैं इससे एक बात करूं बेटा,
जैसे हमारे पास ये रीजन है, ये हमारे बच्चे क्या है, हिमालय है। ठीक है बच्चे, तो ये जो मैंने एरिया लिया है, नीचे सतह लिया है, ये क्या है वास्तव में, तो ये कह सकते हो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई माना है बेटा। क्या माना है, ये क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। अगर बेटा हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे, जरा सा समझिए, तो हम ये करें जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, समुद्र तल से ऊंचाई है तो हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बताइए ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आएगा, कमी आएगा, जाहिर सी बात है। ऊंचाई ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आएगा बेटा, तापमान में कमी आएगा। तो जब बेटा तापमान में बताओ कमी आएगा, तो कमी आने के कारण इस एरिया में तापमान में कमी आएगा, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में वर्षा हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, तो वर्षा नहीं होगा तो यहाँ बर्फों का क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो मान लीजिए बेटा ये हिमालय है ना, तो इस हिमालय के मान लीजिए बेटा ये पूरा रीजन है, ये है। तो ये जो रीजन मैंने बनाया बेटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूरी बाउंड्री जहां से जहां तक इसकी लाइन खींच दिया जाता है, तो उसी बोलते हैं हिम रेखा। क्या बोलते हैं, स्नो लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को स्नो लाइन, या इसी को बोलते हैं हिम रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे, हिम रेखा। तो हिम रेखा क्या है, जहां से बर्फ की चादरें मिलना चालू हो जाती हैं, तो जहां से बर्फ की चादरें मिलना चालू हो जाती हैं और जहां तक मिलती है, तो उसके बीच में जो उसका क्षेत्र डिसाइड करता है, उसी को हम लोग क्या नाम जानते हैं बेटा, हिम रेखा के नाम जानते हैं। क्या इतनी बात पहले बताओ, समझ आ गई नहीं है क्या। हिम रेखा क्या होता है, तो वास्तव में हिमालय की ऊपरी परत पे जहाँ पे बर्फ मिलना चालू होता है, तो वहां से लेकर वहां तक के पूरे पॉइंट को क्या होता है बेटा, हम लोग हिम रेखा। दूसरी पॉइंट बेटा, यहाँ से एक बात और सुनिएगा, अगर आप पूछे हिम नदी या ग्लेशियर किसे कहते हैं बेटा, तो वर्ष भर हिम का जहाँ क्षेत्र पाया जाता है। जैसे बेटा इसमें अगर पूछा जाए क्वेश्चन यही पर और है ना, माने हिम नद, हिमनद को ही क्या बोलते हैं बेटा, ग्लेशियर। ग्लेशियर। अब आपको बताऊं, हिमालय के रीजन में लगभग देखेंगे ना 1500 छोटे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, 1500 कम से कम। सुन रहे हैं, हाँ सब ग्लेशियर, सियाचिन, बयाफो, बाल्टोरा भी सब पढ़ाएंगे, काराकोरम श्रेणी पढ़ाएंगे, कारा और पढ़ाएंगे ट्रांस हिमालय, तो वहाँ आपको बताऊंगा बच्चे। तो हिमनद ग्लेशियर जो होता है बेटा, इसके बारे में सबसे बड़ी खास पॉइंट क्या है कि हिमनद ग्लेशियर, तो हिमनद ग्लेशियर कहते किसे है, हिमनद या ग्लेशियर कहेंगे किसे, तो कह सकते हैं वर्ष भर कह सकते हो हिम का क्षेत्र जहाँ पाया जाता होगा। हाँ, वर्ष भर हिम का क्षेत्र पाया जाता है। तो अगर बेटा कहा जाए वर्ष भर हिम का क्षेत्र पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं ना। एक होता है बेटा और एक पॉइंट आ जाता है, बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं बेटा, अगर परमाफ्रॉस्ट की बात करें, ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर बर्फ आच्छादित होता है, ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर बर्फाच्छादित रहता है। तो बोलो बच्चे बात समझे, तो अगर पूछा जाए परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर बर्फाच्छादित रहता है, उसे परमाफ्रॉस्ट बोलेंगे। वहीं वर्ष भर हिम का क्षेत्र जहाँ पाया जाएगा, जिस एरिया में बर्फ मिल रहा है, उसे हम लोग हिमनद या क्या बोलेंगे, ग्लेशियर। हिमरेखा किसे बोलेंगे, जहां से ये आपको क्या मिलने चालू होंगे, हिमनद जहां से मिलना चालू हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हिमरेखा के नाम से जानते हैं। हो गया।
सभी लोग हो गए? चलिए आइए, तो इस कंसेप्ट को भी याद रखेंगे। आइए एक और मजेदार कंसेप्ट देखते हैं, उससे आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होगी ना। आइए देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या है, ये हिमालय है ना। इस हिमालय को ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। देखिए आप सभी को पता बच्चे कि हिमालय हमारा यही से स्टार्ट होता है बेटा, ये वाला हमारा हिमालय का रीजन है। और आपको ये भी पता बच्चे कि इस एरिया में चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती है, इधर जाते जाते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही ना हिमालय का रीजन है बच्चे। अगर आपसे कहा जाए तो ये वाला पूरा रीजन किसका बेटा है, हिमालय का रीजन है। ये बेटा पूरा हिमालय का रीजन है। तो आप कह सकते हो कि इधर वाला जो एरिया है, कह सकते हैं पश्चिमी हिमालय है। इस वाले एरिया को क्या कह सकते हो बेटा हम लोग, पश्चिमी हिमालय। इसको और ऊपर से बना दे क्या, तब थोड़ा सही रहेगा ना। ये यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से। देखो ये हमारा हिमालय वाला रीजन है। इसको थोड़ा सा मैं इस पेज को इधर ला सकता हूँ क्या, चलो आई देखिएगा। तो यहाँ से आप इस बात को समझिए बेटा, तो ये क्या है कि हिमालय का पूरा रीजन है। और जब हिमालय का रीजन है बेटा, तो इसको हम हिमालय का कौन सा भाग बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग इसको पश्चिमी हिमालय बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चे, पश्चिमी हिमालय बोलेंगे। और इस वाले को क्या बोलेंगे बेटा, पूर्वी हिमालय। अब बेटा सबसे बड़ी खास बात यहाँ से क्या है बेटा, अब जरा सा आप एक चीज बात बताओ बेटा, ये हिमालय जो है बेटा, इधर से अगर देखा जाए तो इधर से कौन सी हवाएं आती है बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ तो इसकी इधर से चाइना तरफ से कौन सी हवाएं आती है, उत्तरी ध्रुवीय ठंडी हवाएं आती है। तो उनको आने से पहली बात तो क्या करती है बच्चे, रोकती है। तो पहला बात तो आप इसी बात को याद रखेंगे बच्चे कि पहला पॉइंट तो यही है कि जब इधर से क्या आती है, ये क्या करती है, इधर से क्या आ रही है, उत्तर ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन बेटा, अगर आप देखेंगे तो इधर मैं आपको समझाने के लिए बस इसे बना दे रहा हूँ। ये बच्चे हमारे पास क्या है ना, ये मान के चलो ये क्या है, भूमध्य सागर है। क्या बच्चे है, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर के ऊपर से ही, ये कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इसी भूमध्य सागर के ऊपर से एक चलता है जेट स्ट्रीम। क्या चलता है बेटा, इसी ऊपर चलता है जेट स्ट्रीम। अब जो जेट स्ट्रीम चलता है, अब इसके बारे में आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी होती है, लगभग 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति हावर होती है बेटा। यही तो होती है ना। तो ये जब ऊपर चलती है तो भूमध्य सागर से जब हवाएं चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, तो शुष्क होती है, ठंडी होती है। एक ऐसी हवाएं होती है शुष्क और ठंडी होती है। और जब यहाँ पे आती है, भूमध्य सागर के ऊपर से जब गुजरती हैं, तो यहाँ से जेट स्ट्रीम क्या ग्रहण कर लेती है, आर्द्रता। ये क्या करती है, जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ करती है, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। अब बेटा आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, और साथ साथ में अगली पॉइंट, एक पॉइंट और समझ लीजिए, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। दूसरी बात होती है, ये कैसी होती है, शुष्क होती है। कैसी होती है, शुष्क हवाएं होती है। पर यहाँ आती आती है कैसी होती है, इसको आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। अब आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और दूसरी बात और क्या पॉइंट इसमें बन सकता है बेटा, आर्द्रता ग्रहण कर लेंगे। अब ये आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगी। और जब आगे की तरफ ये आगे बढ़ेंगी, शुष्क हवाएं जो है ये क्या करेंगे बच्चे, आगे तरफ ऐसे ही बढ़ेंगी। और जब आगे तरफ बढ़ेंगी तो ये पहुंचेंगी कहाँ, यही हवाएं कहाँ पहुंचती बेटा, इस तरीके से ये आगे तरफ बढ़ रही है। अब इस समय ये अपने साथ क्या ले ली है, आर्द्रता को भी ले ली है। अपने साथ किसको लेनी बच्चे, आर्द्रता को। तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचती है,
जैसे ही ये इस रीजन में पहुंचती है तो यहाँ से होता क्या है कि यही है राकापोशी पर्वत है, और ये क्या, सॉरी हाँ क्या है, नंगा पर्वत है, और उसके जस्ट पास ही क्या पड़ते हैं, राकापोशी। इसी के पास क्या पड़ता है बच्चे, एक पड़ता है यहाँ से मान के चलो कि राकापोशी, क्या है बच्चे, राकापोशी। और राकापोशी के तीव्र ढलान होती है बेटा, राकापोशी का कैसी ढलान होती है, तीव्र। और जब तीव्र ढलान होती है तो यहीं से ये जो होती है ना, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है बेटा। ये जो मानसून होता है ये कितने शाखाओं में, यहाँ से जो आता है ये कितने शाखाओं में बढ़ जाएगा, दो शाखाओं में। और बाकी कहाँ चलेंगे बेटा, इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे। अब ये कहाँ जाती है, इस वाले एरिया में, ऐसे ही वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। तो जब ये इधर आती है तो इस एरिया में, पश्चिमी वाले भाग एरिया वाले में, ये जब इधर आती है तो इसकी जब दो शाखाएं टूट जाएंगी, किसकी, जेट स्ट्रीम की। अब ये कब आती है बेटा, तो आपसे यही पॉइंट में बोल रहा था अभी, ये कब चलती है, तो ये ध्यान देना, शीतकाल में। कब चलती है, ये शीतकाल में आपको मिलेगा। तो शीतकाल में जो भारत में वर्षा होती है, तो शीतकाल में जो भारत में वर्षा होती है तो भूमध्य से आने वाली जो स्ट्रीम होती है, तो भूमध्य से जलवाष्प को ग्रहण कर लेती है, और जब ये यहाँ आती है, इस रीजन में आती है, तो हिमालय के स्ट्रक्चर के कारण ये दो शाखाओं में कट जाती है। एक तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाएंगी, और एक शाखा कहाँ चली जाएगी, अंदर की तरफ। तो जो शाखा मैदान क्षेत्र में आती है, ये क्या आती है, उत्तर मैदान के क्षेत्र में। जो उत्तर मैदान के क्षेत्र में आती हैं और क्या कराती है बेटा, आती है वर्षा कराती है। क्या कराती है, वर्षा कराती है। पर वहीं अब ये क्योंकि नीचे आ गई तो टेम्परेचर इनको क्या मिल गया, बढ़ गया। अब बढ़ा तो ये किसमें तब्दील हो गया, रेनफॉल में। पर यही जब ये ऊपर गई तो ऊपर गया तो यहाँ टेम्परेचर बल्कि क्या हो गया, इस एरिया में यहाँ रेनफॉल अगर पूछा जाए क्यों हो गया, तो रेनफॉल होने के लिए यहाँ तापमान क्या हो गया बच्चे, क्योंकि तापमान क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया। और तापमान क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसके क्या हो गया, इसकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि इस तरफ आ गई तो ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई, ऊंचाई कम हो गई। पर वही बेटा जब ऊपर की तरफ गई तो ऊपर जाने पर तापमान क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। और जब टेम्परेचर कम हो गया तो ये बल्कि किसमें चेंज हो गई बेटा, स्नोफॉल में। किसमें चेंज हो गई, स्नोफॉल में। ये बर्फबारी की चादर बना दी पूरा ऊपर, ये क्या गई, स्नोफॉल में कन्वर्ट हो गई, मतलब बर्फबारी कर दी, बर्फबारी। आप समझ रहे हैं। इस तरफ में अगर देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पछुआ पौने। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग पछुआ पौने। इसके किस नाम जानते हैं, पछुआ पौने। इसे हम लोग पछुआ पौने नाम जानते हैं। तो जो जिस टीम वास्तव में आ रही थी उसी को हम लोग क्या जानते हैं, पछुआ पौने। अब यही पछुआ पौने जब भारत तरफ आती है तो यही हिमालय की स्ट्रक्चर कारण कट जाती है और दो खंडों में बढ़ जाती है। तो इसका एक ऊपर वाला हिस्सा चला जाएगा, अभी कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या जाएगा, तो टेम्परेचर कम होने के कारण ऊपर क्या करेगी, बर्फबारी करा देगी। वो निचले वाले भाग में आएगी तो टेम्परेचर कम होने के कारण इस एरिया में क्या होगी बच्चे, वर्षा हो जाएगी। पर बेटा सबसे बड़ी खास बात पॉइंट एक ये तो हम समझेंगे। पर ये बात और समझिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये पश्चिमी भाग है, अब ये कौन सा भाग है बेटा, पूर्वी भाग है। तो जरा पश्चिमी भाग में जब है बेटा तो यहाँ से एक पॉइंट आप निकालिए इस वाले रीजन से, तो आप कहेंगे विषुवत रेखा से अगर पश्चिमी भाग की दूरी देखेंगे तो कैसी बेटा, दूरी अधिक होगी कम होगी, विषुवत रेखा से। क्योंकि ये वाला एरिया तो बेटा ऊपर उठा हुआ है ना, ये दूरी कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब बताइए बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा इस एरिया में क्या होगा, विषुवत क्या होगा बच्चे, विषुवत रेखा से दूरी क्या होगा, कम होगा। दूरी कैसा होगा बच्चे, कम। पॉइंट ध्यान दीजिए बेटा। अभी तो नहीं, अभी तो मैंने एक अलग कंसेप्ट आपको समझा इसी में। अभी तो मैंने आपको बताया जेट स्ट्रीम जो भूमध्य सागर से आ रही पछुआ पौनी होती है, ये जो पछुआ पौनी आ रही है तो हिमालय से टकराने के कारण ये दो खंडों में बढ़ जाती है। तो ठंडी के समय देखेंगे तो उत्तर भारत के मैदान क्षेत्र में क्या करेंगे, वर्षा कराएंगी, ठीक है, और ऊपर जाके स्नोफॉल कराएंगी। ये कहानी अलग है, बिल्कुल अलग है, ये जेट स्ट्रीम की कंसेप्ट था। पर जरा अब हम समझने ये जा रहे हैं कि जो पश्चिमी हिमालय है और जो क्या है पूर्वी हिमालय है, उन दोनों में क्या अंतर आ रही है, कहाँ पर वर्षा ज्यादा होगा, पूर्वी हिमालय में वर्षा ज्यादा होगा कि पश्चिमी हिमालय में वर्षा ज्यादा होगा। पेड़ पौधे पश्चिमी हिमालय ज्यादा मिलेंगे कि पूर्वी हिमालय मिलेंगे, तो पूर्वी हिमालय मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या है बेटा, विषुवत रेखा से दूरी क्या है बेटा, इसकी सॉरी मैंने लिख दिया है कब, क्या है, दूरी क्या है बच्चे, अधिक है। दूरी कैसा बच्चे, अधिक है। और जब बताओ बेटा दूरी अधिक हो जाएगा तो सूर्य से मिलने वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, सारा खेल टेम्परेचर कम हो जाएगा।
और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो रेनफॉल है वो रेनफॉल भी बेटा यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और कैसी दशाएं रहेंगी, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ शुष्क दशा होगा। कैसा दशा होगा, शुष्क दशा होगा। और जाहिर सी बात है हिम रेखा कम ऊंचाई पर पाया जाएगा। तो इससे तो ये पूर्वी हिमालय और अधिक दूरी घोड़ा हिम रेखा कम ऊंचाई पर, मतलब जिसे जो अभी, अब देखिए ऐसे समझिएगा, विषुवत रेखा से अगर मेरी बात समझिएगा, भारत है ना भाई, तो ये देखो यहाँ समझो ना, ऐसे समझो, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए। अरे भाई कोई बात नहीं, इधर देखो, मत बात करो अपने, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो मान के चलो कि ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है ना, तो जब यहाँ से यहाँ हिमालय चलिए और यहाँ से यहाँ हिमालय जाइए, तो दूरी हिमालय से, विषुवत रेखा से हिमालय की दूरी जब जाएंगे तो पश्चिमी भाग की दूरी ज्यादा पड़ेगी कि पूर्वी भाग की दूरी ज्यादा पड़ेगी, पश्चिमी की। तो जब बताओ दूरी बढ़ जाएगी तो जो मिलने वाला टेम्परेचर होगा उसके मात्रा में कमी आएगी, नहीं आएगी। और जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो रेनफॉल में भी क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। और रेनफॉल में जब कमी आ जाएगा तो वहाँ शुष्क दशा बनेगी, और वैसे में वहाँ बर्फ की चादरें ज्यादा बनेगी, किसके, पश्चिमी भाग में। और जब बर्फ की चादरें ज्यादा बनेंगी तो हिम रेखा जो अभी ऊंचाई पर मिल रहा था वही हिम रेखा कहाँ चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। पर वही जस्ट पूर्वी वाले भाग में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या दिखाई देगा बच्चे आपको, तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, जस्ट चेंज होगा। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा से इसकी दूरी क्या हो जा रही है, कम। यहाँ देखिए ना, अगर मान लीजिए 0 डिग्री है बेटा, ये क्या है हमारे पास है, 0 डिग्री है, तो आप यही कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, विषुवत रेखा से दूरी कम होता है बेटा। और दूरी जब कम होता है तो यहाँ पे तापमान बताओ कैसा होगा बच्चे, तापमान इसके अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। और जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ वर्षा क्या होगा बेटा, अधिक होगा। वर्षा अधिक होगा तो जानते हो वनस्पतियां, कैसे वनस्पतियां पाई जाएंगी, यहाँ पे आर्द्रता भी अधिक होगी। अगर मैं आपसे कहूँ तो इस एरिया में आर्द्रता भी अधिक होगी, और कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। और जब बेटा हर प्रकार के पेड़ पौधे जंतु पाए जाएंगे तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ होगी, इसी एरिया में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैव विविधता अधिक होगी। जैव विविधता क्या होगी बेटा, अधिक। तो हमारे भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, 4। हमारे भारत में कुल कितने जैव विविधता वाले स्थान पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट कितने तय किए गए हैं, 4। कौन कौन से बेटा, तो एक देखो यही वाला भाग है, पूर्वी हिमालय का भाग है, एक अंडमान निकोबार वाला एरिया है, समझ रहे हैं। उसके बाद कौन सा हमारा है, पश्चिमी घाट वाला एरिया है। अब ये पूरा मिला के चलो अंडमान निकोबार का पूरा नीचे द्वीप समूह का टोटल, हाँ इसी बोलते हैं सह्याद्री। इधर आएंगे, अभी पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में, अभी तो सिर्फ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बताइए तो यहाँ बेटा क्या जैव विविधता अधिक होगी, तो हमारा चौथा नंबर का 4th हॉट स्पॉट पाया जाता है। तो अगर आपसे बेटा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में तुलना करने की बात आएगा तो आराम से कर ले जाएंगे कि पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में कहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी, कहाँ कम वर्षा होगी, कहाँ स्नोफॉल पाया जाएगा, कहाँ स्नोफॉल नहीं पाया जाएगा। बेटा बोलो बच्चे, बताओ पहले, यहाँ से कोई दिक्कत हो बताओ। अच्छा है, अब यहाँ अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ बताओ कौन सी मानसून एंटर करेगी। अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ये बताओ कौन सी मानसून होगी, इधर यही मानसून तो जाएगी इधर। अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो अरब सागर की शाखाएं होंगी, तो ये नीचे वाले स्ट्रक्चर से 2 खंडों में बटेंगी, एक इधर जाएंगी अब एक इधर जाएंगी। तो जो इधर जाती है उसे बोलते हैं अरब सागर की शाखा, और जो इधर जाती है इसे बोलते हैं बंगाल की शाखा। अब बंगाल की शाखा में जो ये मानसून आ रही है, किधर से आ रही है, तो इसे बोलते हैं क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाएगा तो इस एरिया में क्या होगी, वर्षा भी कराएगी। पर जब ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएगा, ये जब ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएगा, ठीक है, तो अगर ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में जब जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां पे स्नोफॉल भी करा देगा। तो जब ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो क्या करेगा बेटा, ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या कराएगा, बर्फबारी। इसीलिए पीक पे जो बर्फ मिलता है पूर्वी भाग में,
उसका कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब ये जाता है तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो पीको पे जाकर ये क्या करा देगा? बर्फबारी करा देगा। यहाँ बर्फबारी का कारण क्या है बेटा? जेट स्ट्रीम है। क्या है? जेट स्ट्रीम है। वहीं पूर्वी भागों में जो पीको पे बर्फबारी मिल रही है, उसके पीछे कारण क्या है आपका? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब देखिए इसमें कई सारी बातें हैं। अगर इस ऐसे अगर किसी को कोई दे दिया जाए देखने के लिए, तो उसकी खोपड़ी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? हैंग हो जाएगी। हैं? कुछ ज्यादा हो गया क्या में अंदर? हौच पच हो गया क्या? सही। बात समझ पा रहे हैं कि हौच पच हो गया है? नहीं तो अलग अलग बनाया जाए सबको। चलिए अच्छी बात है। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप पकड़िए बेटा। ये फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ाया है, राइट। इसके बाद हमने ये हमारा बच्चे क्या था, बात नहीं करेंगे। ये हमारा पहला नंबर है, आप पहले नंबर पढ़ेंगे। फिर ये हमने दूसरा कंसेप्ट समझाया है आपको, स्टेप कर लीजिएगा। फिर हमने आपको ये तीसरा स्टेप बताया बच्चे, और इसके बाद ये चौथा स्टेप मैंने बताया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। ऊंचाई जाने वाले क्षेत्र में बर्फबारी होगी। और इसके साथ साथ एक मैंने आपको यहाँ और बताया बेटा, ये बताया किसके लिए? उत्तरी ठंडी हवाओं के से टकराने से बचाता है। सब मीडिया मैन हो गए हैं क्या जी? चलो नोट डाउन करो। अच्छा, ये जो बर्फबारी इलाके हैं वहाँ वनस्पतियाँ कटीले पाए जाएंगे ना, शंकुधारी। कहाँ पे? जो हाँ, बर्फबारी है। जब इस वाले एरिया में आएंगे, अभी मैं वनस्पति टॉपिक को जान के नहीं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ टुंडा वन पाई जाएंगी, या सिर्फ आपसे अगर कहा जाए कि केवल शंकुधारी वन पाए जाएंगे। और शंकुधारी वन मिलने के पीछे कारण होता है बच्चे, जैसे ये है और देखेंगे तो इस तरीके से वहां वन पाए जाएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि जब इस पे ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर बर्फ होगी। जब स्नोफॉल होगा तो स्नोफॉल होने के कारण ये स्लिप करके कहाँ चली जाए? नीचे चली जाए। इसीलिए यहाँ पे जो वृक्ष मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? शंकुधारी। कैसे मिलते हैं? शंकुधारी वन। तो हिमालय के ऊपरी रीजन में कैसे पाए जाएंगे शंकुधारी वन? अब एकदम ऊपर चले जाएंगे तो क्या मिलेंगे? जिसको बोलते हैं क्या? टुंड्रा वन। ठीक है, तभी वनस्पतियों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हिमालय को। और हिमालय में भी किसको पढ़ रहे हैं? ग्रेट हिमालय को। समझिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे के बीच में सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रेट हिमालय के अंदर। कोई बात नहीं, आज ग्रेट हिमालय को द एंड करके ही मानेंगे, क्योंकि कल से हम लोग को क्या पढ़ना है? लेसर हिमालय। इस डायग्राम को आप सुव्यवस्थित ढंग से आराम से वीडियो देखने के बाद बनाइएगा। अब मैं सभी सेंटेंसों को जितना मैंने अभी तक समझाया है आपको क्या कर दे रहा हूँ? लिखवा दे रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक के लिखेंगे, बनाएंगे तो अच्छे से बना ले जाएंगे ना। पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हाथ पाँच होगा। अगर मैंने नंबरिंग कर दिया है, अगर नंबरिंग के आधार पर लिखेंगे तो किसी पर कोई समस्या नहीं होगा, और समस्या होगा ही तो क्या उखाड़ लेंगे? और मेरा हिमालय राजस्थान में अरे राजस्थान क्या, पूरा आपने उत्तर भारत को हिमालय ही कर दिया। उत्तर भारत का मैदान ही आपने खत्म कर दिया अपने मैप में। हैं? आपका पता चलता तो गुजरात को भी हिमालय के अंदर डाल देती। हैं? सरकरी का एरिया ऐसा कर दिया गया है कि पूछिए मत। मतलब सरकरी की एकदम सिंह बना दिया गया है। भाई प्रैक्टिस करो इस मैप का, नहीं आपको मेंस के आंसर राइटिंग में ना आपका नंबर वो कितना जानकारी रहेगा, नंबर कटेगा बहुत तेज। चलिए बच्चे लिखेंगे, लिखेंगे सर्वाधिक हिमनद सर्वाधिक हिमनद हिमनद हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी में, हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी में, हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं।
हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, लगभग 1500 हिमनद पाए जाते हैं, लगभग 1500 हिमनद पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, हिमरेखा पर अंशांशों उच्चावच वर्षण की मात्रा एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट, हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में भी बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में भी बढ़ रही है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं, जो इस बात का प्रमाण है हिमालय में समस्थितिक संतुलन की दशा प्राप्त नहीं हुई है। समस्थितिक संतुलन की दशा प्राप्त नहीं हुई है। मतलब जायज भूकंप कब आएगा बेटा? पृथ्वी अपने आप को, प्रकृति क्या करती है? संतुलन रखना चाहती है, इसलिए उसमें हमेशा अर्थ क्यों कार्य है। और जानते हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, क्योंकि अब सारी प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मिलती है, मार्जिन मिलता है, इसका टकराव उनका हो ही रहा है, इस कारण उनके अंदर भूकंप हमेशा बना है ना। देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा अवस्था में है। हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा अवस्था में है, क्योंकि गार्ज क्षिप्रिकाएं भी आकार की घाटी जलप्रपात बनाते हैं। यह हिमालय के उत्थान को प्रमाणित करते हैं। यह हिमालय के उत्थान को प्रमाणित करते हैं।
हिमालय के उत्थान को क्या करते हैं बच्चे? प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अगला पॉइंट, तिब्बत में तिब्बत में अनेक झीलों के तल भी तिब्बत में अनेक झीलों के तल भी ऊपर उठे हैं, ऊपर उठे हैं। यहाँ लगभग 3 सेंटीमीटर, यहाँ लगभग 3 सेंटीमीटर के उत्थान का प्रमाण मिलता है। प्रमाण मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए बच्चे, एक दो पॉइंट लिखिए। लिखेंगे टेथिस सागर के अवसाद टेथिस सागर के अवसाद भू अभिनतिक चट्टान के रूप में पाए जाते हैं, चट्टान के रूप में पाए जाते हैं, अगला पॉइंट, टेथिस सागर का अवशेष भूमध्य सागर एवं सांभर झील में मिलता है। सागर का हाँ खारा था क्या? हाँ, टेथिस सागर जैसे जो सागर था, जब दोनों प्लेटें टकराई थी तब आखिर ऊपर टेथिस सागर था ना, तो पानी उसका कहाँ चला गया? तो पानी को कहा जाता है कि भूमध्य सागर और जो सांभर झील आपके प्रमाण मिलते हैं ना, ये इन्हीं का योगदान है। हाँ, उसका अगला पॉइंट लिखेंगे, प्लेस्टोलीन अवधि में, प्लेस्टोलीन आधा पर रहेगा, प्लेस्टोलीन अवधि में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। एक बेटा पॉइंट और लीजिए, आप बार बार आता है भूसन्नति। क्या आता है? भूसन्नति। लिखेंगे भूसन्नति लिखेंगे यह एक लंबा सकरा एवं कम गहरा क्वेश्चन छिछला जली भाग है, छिछला जली भाग है जो दो भूखंडों या प्लेटों के मध्य पाया जाता है।
पाया जाता है। इसे पर्वतों का पालना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना कहते हैं। जिसमें झूलता है कोई ना, उसे पालना कहते हैं ना। तो ऐसे ही तैतीस सागर है जिसके ऊपर सब क्या कहते हैं, ये भूसन्नति है जिसके ऊपर क्या होते हैं, कोई भी आकर बैठ जाता है तो आराम से वो जैसे हिलता रहता है, सब झूलते रहते हैं। ठीक है, आइए अपने पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का हम लोग करेंगे क्या, भरपूर प्रयोग करेंगे। इसको मैं फैला दे रहा हूँ क्योंकि निचले हिस्से का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है अपने हिमालय से। आइए इस हिमालय को यहाँ से क्या करते हैं देखते हैं बच्चे। देखो प्यारे, अगर आपसे कहेंगे तो यहाँ से लेके बच्चे, यही हमारा क्या बेटा, किसका, ये कौन सा हिमालय है बेटा हमारे पास है, ग्रेट हिमालय है ना। देखो बच्चे, अब ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय है। तो इस हिमालय का ना बच्चे क्या किया गया है ना, एक प्रकार से और वर्गीकरण किया गया है। और किसने किया था, तो उसमें बेटा किसने किया था, जिसका नाम था सिडनी बुराई। तो सिडनी बुराई के द्वारा इसे क्या किया था, इसका देशांतरी विभाजन किया गया था। तो हिमालय का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा, तो एक पॉइंट आप यहाँ से रख लेंगे, यहाँ से हिमालय का देशांतरी विभाजन, या बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, या क्षेत्रीय विभाजन किसने किया था बेटा, सिडनी बुराई ने किया था। आइए जरा समझते हैं। अब क्या होता है बच्चे ना, यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है ना, जैसे नदियों के आधार पे ऐसे जब हिमालय को इस तरीके से बढ़े, एक नदी के बेटा यहाँ उद्गम होगा, एक नदी के यहाँ होगा, एक नदी का यहाँ हो गया, अब एक नदी का यहाँ होगा बच्चे, अब एक नदी का यहाँ। तीन नदियों के मध्य में हिमालय कैसे नदियां विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे जो रेखाएं होती है क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर। तो ऐसे देशांतरों के बीच में से क्या किया, बांटा गया। तो यहाँ जो नदी निकलती है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंधु नदी। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। या इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं, इंडस रिवर। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सी नदी है बेटा, सिंधु नदी है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर्स। ठीक है, और इधर जब देखेंगे तो ये हमारे पास इंडस रिवर, ये कौन सी हमारे पास है, सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी। ये बेटा सतलज नदी है। अगर इसकी बात करेंगे कौन सी हमारे पास है, काली है। कौन सी है, ये काली नदी है बेटा। ये कौन सी है, तीस्ता नदी। कौन सी है, तीस्ता नदी। और इधर जब आएंगे इसी को बेटा कई नाम आता है, इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, सियांग बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मपुत्र बोल देंगे, और क्या बोल देंगे बेटा, दिहांग बोल देंगे, या बोलेंगे तीस्ता, अरे सॉरी सियांग, सियांग। तो आप अच्छा एक चीज और जानते हैं बेटा कि हिमालय की टोटली लंबाई कितनी होती है। हिमालय का जो अगर लंबाई की बात करेंगे बेटा, ये हिमालय बच्चे, तो हिमालय की जो लंबाई होती है वो आप मानते हैं कि 2400 से लेकर सर कितना होता है, तो 2500 किलोमीटर इसकी क्या होती है बच्चे, लंबाई होती है। बात सही है ना। तो इसी हिमालय को क्या किया, बांटा गया। इस जब हिमालय बांटा गया तो वाला पहला वाला कितना था बेटा, ये 560 किलोमीटर है बेटा। कितना है इसकी लंबाई, कितनी है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, अगर पूछेगा सिंधु नदी और सतलज के बीच में कितना है, 560 किलोमीटर है। इसके बीच में पूछेगा बेटा कितना है, ये 320 किलोमीटर है। कितना है, 320 किलोमीटर है। इसकी कितनी बच्चे, 800 किलोमीटर है लंबाई है। अब इसकी कितना पूछेगा तो कितना है, 720 किलोमीटर। इन टोटल को जोड़ेंगे
तो जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में आ जाएगा, राइट। अब बच्चे अभी क्वेश्चन ये है कि इन दोनों, ये जो सिंधु और सतलज है, तो इनके बीच के जो हिमालय होता है इसको किस नाम से जानते हैं, ग्रेट हिमालय को। तो इसे बोलते हैं बेटा कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कश्मीर, या कश्मीर बोल दीजिए, या हिमाचल बोलिए, पंजाब हिमालय। इसी को कश्मीर बोलिए, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हिमाचल बोलिए। क्या बोलिए, हिमाचल। हिमाचल बोलिए बच्चे, या इसी को क्या बोल दीजिए आप लोग, पंजाब, पंजाब हिमालय। ये आपके यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से यूपी पीसीएस क्वेश्चन खूब बनाता है इसको लेकर, तो ध्यान देना। तो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, तो इस किसको किसके बीच में होता है बेटा, तो आप याद रखेंगे सर सिंधु नदी और प्लस सतलज नदी। अगर बेटा इसके आगे हम लोग चलेंगे तो इसके आगे देखेंगे तो ये कौन है, सिंधु है और कौन है बेटा, काली। और सिंधु और काली के बीच में जो मिलता है उसे बोलते हैं क्या, कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं बच्चे, कुमायूं हिमालय, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग कुमायूं हिमालय। कुमायूं वाले स्पेशल शब्द ये बेटा देखा जाए तो ये क्या है, सबसे छोटा है ना, ये क्या है, सबसे छोटा है, राइट। वही देखिए, और ये इसके बाद देखेंगे बच्चे, ये जो है इस काली और नदी है, तीस्ता नदी है, और काली तीस्ता के बीच में इसको हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल वाले एरिया पड़ता है। इसका नाम पड़ गया बच्चे क्या है, नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है ये क्या बेटा, यह सबसे बड़ा है, और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में पाया जाता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो हिमालय का वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया गया है, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय होगा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय होगा, और काली और तीस्ता के बीच में कौन सा होगा, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय होगा, राइट। तो ये पूरे हिमालय के क्या बच्चे, रीजन है। इसको भी आप फट से ड्रा कर लेंगे। चलिए, हो गया, थोड़ा तेजी से आप लोग करेंगे इसको। हाँ हाँ, आप लोग एसएस ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, आपके पास इसका सुविधा है, आप एसएस लेकर काम चला सकते हैं। आपस में प्रतिद्वंद न पाला जाए तो बेहतर होगा, है ना। चलिए, हो गया क्या बच्चे, अब डालेंगे बेटा एक पॉइंट, इसका लास्ट देखते हैं, इसमें डालेंगे ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियां, इनसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जरा सा इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं।
ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियां। हो गया बच्चे? चलिए आइए, हिमालय की प्रमुख चोटियां। अमूमन ये सब मैं जल्दी पढ़ाता नहीं, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये आपका काम है फैक्ट का कलेक्शन करना ना, फैक्ट आप अपने से करेंगे। हाँ, आज मैं आपको एक वर्क दूंगा, आज मैं बता दूंगा कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, और कल मैं आप सभी से पूछूंगा इसको पूरब से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूरब लगाइए, क्रम पूछूंगा। मैं बता दूंगा कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है ग्रेट हिमालय में, पर क्रम से लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैप देख के आइएगा। और कौन कौन डेली मैप देख रहा है? कोई नहीं ना, अच्छी बात, गुड, अच्छी बात। आइए तो जरा बच्चे हम लोग थे चोटियों में, तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय कुछ चोटियां बेटा, पहले उनके बारे में फैक्ट इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात किसी करेंगे बेटा, माउंट एवरेस्ट की, इसी बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट ना, किसकी बात करेंगे बेटा? माउंट एवरेस्ट। देखो बच्चे, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो इसकी क्वेश्चन पहली बात क्या बन जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी बेटा? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। दूसरी बात बच्चे, इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये कहाँ पाया जाता है बच्चे? तो ध्यान देना, नेपाल में। कहाँ पाया जाता है? नेपाल में स्थित है बेटा, ये नेपाल में स्थित है। अगर बेटा दूसरी बात अगर पॉइंट से पूछे जाए तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं? यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसे नेपाल में बेटा किस नाम जानते हैं? सागर माथा ना। नेपाल में से क्या कहते हैं बेटा हम लोग? नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट बेटा, तिब्बत में से क्या कहते हैं बेटा? तिब्बत में से क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं तिब्बत में से? बोलते हैं हम लोग है ना, चोमा लुंगमा। क्या बोलते हैं इसको? चोमा लुंगमा। तो ध्यान देना बेटा, आपसे कुछ ले तो चोमा लुंगमा डालते हैं किसको? इसको नेपाल में। अच्छा, दूसरा बेटा आपसे अगला हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? कंचनजंगा। किसकी बात करते हैं? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा बेटा, ये भी है हिमालय। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है, इससे क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। ये इसका लोकेशन कहाँ है? तो नेपाल है, नेपाल और प्लस सिक्किम। सिक्किम किसका राज्य है बेटा? भारत का राज्य है। तो ध्यान देना, इसका लोकेशन कहाँ है बच्चे? इसका लोकेशन डाल देंगे नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। नेपाल और बेटा क्या है? ये सिक्किम में स्थित है। और दूसरी बात बेटा, अगर ऊंचाई कहेंगे 8,592 है ना, इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई 8,000 कितना? 8,592 ना, 58। भारत के, अगर बेटा ध्यान दे, भारत की सबसे ऊंची चोटी बेटा यही है, ध्यान देना। पर भारत पर ये विवादित है, नहीं, ये ध्यान दीजिए, भारत की केटू तो पीओके वाले एरिया पड़ता है ना, तो ध्यान देना। अगर मैं बात करूंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, पर ये भी बेटा क्या है? प्रकार का विवादित है ना। क्यों? भारत और नेपाल के बीच में, इसलिए अगर देखा जाए तो ये भी कैसा बेटा? ये भी विवादित है। अगर याद रखेंगे तो ये भी बेटा विवादित है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यही है ना, तो विश्व की, हाँ, तो विश्व की तीसरी सबसे
सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है बेटा। तो अगर बताओ पहला नंबर तो आपको जानते हो कौन है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर में कौन है, माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट है, कितना है 8,848 मीटर है। सेकंड नंबर कौन है बेटा, अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूंगा कौन है, तो सेकंड नंबर आप बता सकते हैं किसको है, गार्डविन या K2, इसको जानते हो, K2 इसी बोलते हैं गार्डविन। तो गार्डविन की बात करेंगे बेटा, कितना है इसका 8611 ना, 8611 मीटर है। और तीसरे नंबर बेटा कौन है, थर्ड नंबर कौन है, तो थर्ड नंबर पे आपका है आपका कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा बेटा अगर बात करें कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा 8,598 मीटर है। तो क्रम में इसके अलावा बेटा ये तो ध्यान देना, ये भारत की कंचनजंगा है, पर ये दो के दोनों विवादित है। पर इसके बाद अगर भारत की बात करेंगे अविवादित चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी, जो पूर्णतः भारत में स्थित है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आपसे किसके बारे में, नंदा देवी। अगर नंदा देवी की बात करेंगे बेटा, ध्यान देना इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनेगा बच्चे। अगर इसके बारे में क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा भारत की अविवादित चोटी है, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं, पूर्णतः कहाँ है, भारत में ना। यह भारत की अविवादित चोटी है। यह पूर्णतः भारत में स्थित है। यह पूर्णतः कहाँ स्थित है बेटा, तो ध्यान देना पूर्णतः भारत में स्थित है। और उसके बाद बेटा इसके बाद तीसरी बात लिखेंगे, ये किस राज्य में है, यूके में है ना, किस राज्य में है, तो ध्यान देना यूके में है। और उसकी कितनी ऊंचाई है बेटा, अगर मैं ऊंचाई की बात करूंगा कितना है, इसकी ऊंचाई बेटा याद रख लेंगे 7,816 मीटर है ना, इसकी बच्चे ऊंचाई है। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे ना। तो क्या करेंगे, अब इसके अलावा बेटा कुछ और चोटियां हैं, तो उन चोटियों को कल आप देख के आएंगे। हाँ, और उसके बाद कल हम लोग थोड़ी सी बात, इसके 2-4 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो 1-2 पॉइंट और चोटियों को बता देंगे क्रम से। हाँ, तो इसके बाद अगले क्लास में जब हिमालय पढ़ा लेंगे, लेसर हिमालय पढ़ा लेंगे, लघु हिमालय पढ़ा लेंगे, तो 5 मिनट इसके बारे में और बता देंगे, तो ग्रेट हिमालय हमारा पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब फिर हम लोग कल ही पढ़ेंगे लेसर हिमालय, और कोशिश रहेगा कल ही हम लोग किसको खत्म करेंगे, शिवालिक को भी, लेसर शिवालिक को कल ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज क्लास को यही रखते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।